तो आज प्रीलिम्स बूस्टर का हमारा पहला टॉपिक है पीएमएफएमई स्कीम। अब ये पीएमएफएमई स्कीम क्या चीज़ है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, ये स्कीम किस लिए बनाई गई है कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने भी हमारी ये माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उन सबको ऑर्गेनाइज्ड किया जा सके, उन सबको फॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो रिसेंटली ये स्कीम असल में जून 2020 में लॉन्च हुई थी और ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत का पैकेज जो था उसके अंदर अनाउंस की गई थी। तो उसके अंदर जो कंपोनेंट थे, कैपेसिटी बिल्डिंग का कंपोनेंट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो डिजिटल मैप बनाना था, उसके कंपोनेंट को अब रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्कीम जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के में हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसका पीरियड है 5 ईयर्स के लिए ये स्कीम बनाई गई है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि कुछ पैसा सेंटर लगाता है इसमें और कुछ पैसा स्टेट्स लगाते हैं। जैसे 60-40 का रेशियो होता है बाकी स्टेट्स के लिए और 90-10 का रेशियो होता है जो हिमालयन स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास बजट ऑलरेडी कम होता है इन स्टेट्स के पास, तो इनको सिर्फ 10% शेयर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये वर्क कैसे करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बेस्ट सूटेड है इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सा इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब वो कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, वाइड वैरायटी। अब जैसे इतने सारे एग्जांपल्स दिए, मैंगो, पोटैटो, लीची, टमाटो, टैपियोका, किन्नू। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको ले लूँ कि मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है, उसकी उसकी जो लीची है वो बहुत फेमस है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सच में हो रहा है, बट बिहार की समझ लो लीची बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर की। तो वहाँ का जो फूड प्रोडक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वो लीची हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो वहाँ की जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू डिजिटल मैपिंग कर देंगे उस डिस्ट्रिक्ट की कि यहाँ से लीची जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मैपिंग का जो ये स्कीम निकली है जो कंपोनेंट की, उसको डिजिटल मैपिंग को उस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ क्या दे रही है गवर्नमेंट कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, इन सारी फैसिलिटीज़ का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग मार्केटिंग की जाएगी इन प्रोडक्ट्स की। समझ लो कि फिर ऐसा हो जाएगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो लीची है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस हो जाएगी, क्योंकि उनका लीची उधर जितने भी लीची मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उन्हें कॉमन ब्रांडिंग और मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अब ये देना किस किस को है उन्होंने? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स को, पूरी वैल्यू चेन को ये फंड करने का एक स्कीम है। ठीक है, बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए, खासकर वो वाली इंडस्ट्री में जो कि फॉर्मलाइज नहीं है अभी, जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उन सबको पैसा देके, फंडिंग देके कैसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जा सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ये उसी के लिए स्कीम है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ये तो आप वैसे ही पढ़ लेना। जैसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 35% तक की, मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख लगी है, ये सारी कंडीशंस आप पढ़ लेना इसमें से। अब निफ्टैम और आईआईएफपीटी, ये दोनों जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर है, उनको सिलेक्ट किया गया इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी स्कीम थी। अब नेक्स्ट है हमारा परम सिद्धि। अब ये परम सिद्धि जो हमारा आर्टिफिशियल आई एम सॉरी सुपर कंप्यूटर जो है, ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको बनाया गया है, सीडेक पुणे ने बनाया है इसको ग्लोबल रैंकिंग मिली है टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंज्यूमर कंप्यूटर सिस्टम्स में इसका 63 रैंक आया है। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे इस सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए। तो पहले देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर होता क्या है। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत हाई स्पीड कैलकुलेशंस करता होता है। ये जनरली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक ही लेवल की सीरियल प्रोसेसिंग चलती है, ये बहुत सारे काम, सुपर कंप्यूटर जो है ये बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्यूटिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आर नॉर्मल कंप्यूटर्स।
तो ये CDC 6600 ये सबसे पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था, 1964 में बना है ये। तो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जॉइंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है ये मिशन, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? CDEC पुणे और IISc बेंगलुरु, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली इनका क्या है, कितने हाई स्पीड जो ये हमारा सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनको हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में बनाने का इनका मिशन है ये। और ये सारा डेटा दिया है कि हंड्रेड्स ऑफ टेराफ्लॉप्स और 3 सिस्टम्स विद मोर देन 3 पेटाफ्लॉप्स जो है, ये पेटाफ्लॉप्स टेराफ्लॉप्स जो हैं ये कंप्यूटिंग के और प्रोसेसिंग के जो ये हमारे यूनिट्स होते हैं वो हैं। तो ये अक्रॉस द कंट्री बाय 2022 तक बनाना है। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया में इंडिजिनसली जो असेंबल हुआ था, उसका नाम था परम शिवाय। ठीक है, अब ये याद रखना, IIT BHU में इसको इंस्टॉल किया गया है। तो ये आपसे एक प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ सकते हैं, एक स्टेटमेंट में डाल देंगे कि जो सबसे परम शिवाय क्या इंस्टॉल किया जो गया है जो IIT BHU में, वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, तो वो स्टेटमेंट सही होगी। उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट भी किया था, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महाजन कमीशन रिपोर्ट। अभी बेसिकली क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि जो बेलगाम, कारवाड़ और निपानी एरियाज़ हैं कर्नाटका के, उनको हम महाराष्ट्र में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, उनके फाउंडर का एक ड्रीम था। ठीक है, तो उसके रिस्पांस में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला है कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो एक अटेम्प्ट टू इंसाइट फायर है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो हमको थोड़ा सा डिस्प्यूट देखना पड़ेगा इसमें महाजन कमीशन रिपोर्ट का क्या रोल है। ठीक है, तो डिस्प्यूट क्या है ये कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, पहले महाराष्ट्र तो होता नहीं था। ठीक है, तो उसमें कर्नाटका के जो अभी का जो कर्नाटका है, उसके विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा के डिस्ट्रिक्ट होते थे। ठीक है, तो 1948 में बेलगाम म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि हम महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसके हिसाब से हमने स्टेट्स का बंटवारा किया है, उसमें हमने लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे बंटवारा किया था। तो ये बेलगाम और जो 10 तालुका थे जो जिनकी बात हो रही है ऊपर, वो सब बॉम्बे स्टेट का पार्ट होने की बजाय, जो पहले बॉम्बे स्टेट का पार्ट होते थे, उसको मैसूर स्टेट में डाल दिया गया। ठीक है, मैसूर स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट है, जिसको बाद में कर्नाटका नाम दिया गया 1973 में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, जब बॉम्बे स्टेट में से निकाल के मैसूर स्टेट में इन डिस्ट्रिक्ट्स को डालना, ये जो बॉम्बे स्टेट है, जो मतलब बाद में महाराष्ट्र बनी है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए महाराष्ट्र के जो कुछ पॉलिटिशियंस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ठीक है, उनका अब जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जो कमीशन था, उन्होंने कहा कि क्योंकि 50% ऑफ द पीपल इन दी स्टेट्स वर स्पीकिंग कन्नड़, सो हम कैसे इसको महाराष्ट्र में रहने दें। हमने इसलिए इसको मैसूर स्टेट में डाल दिया है, आई मीन कर्नाटका में डाल दिया, जो बाद में कर्नाटका बना था। लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया, सेंटर को बहुत बोला 1957 में, और कहा कि एक कमीशन बनाओ जो कि इस चीज़ को स्टडी करे। ठीक है, तो महाजन कमीशन बना। चीफ जस्टिस जो थे पहले हमारे महरचंद महाजन, 1966 में उन्हें एक कमीशन बनाया, और उन्होंने भी यही कहा कि बेलगाम और जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कर्नाटका में ही रहने दो एज पर द एथनिसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ने फिर भी ये रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बार बार महाराष्ट्र में जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो फॉर वट एवर रीज़न, फॉर पॉलिटिकल ऑब्वियसली, इस इशू को उठाती रहती हैं और कर्नाटका के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाती रहती हैं। 2004 में भी ये केस को लेके गए थे, लेकिन ये केस जो है वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो पूरे इशू को दोबारा रिवाइव किया है, पॉलिटिक्स के लिए ही ऑब्वियसली हुआ होगा ये, तो ये हमारे लिए महाजन कमीशन रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुलियन बार सिंड्रोम। अब ये इधर ई जो है वो रह गया है, तो आप ये सिंड्रोम समझ लेना। तो गुलियन बार सिंड्रोम क्या चीज़ है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है,
जब आपकी बॉडी में कोई वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा या कोई भी एंटीबॉडी जाती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ने के लिए कुछ जैसे म्यूकस छोड़ेगा या कोई भी एक फ्लूइड छोड़ता है या कुछ भी एक्शन लेता है, तो उस हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस को बॉडी में मारने की कोशिश करता है या फिर सिक्रीट आउट करने की कोशिश करता है कि उसको मैं एक्सपेल कर दूं बॉडी से, ठीक है। लेकिन गिलियन बैर सिंड्रोम में क्या होगा कि जब आपके अब कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी कोरोना वायरस का एग्जांपल से समझाया गया है कि जब कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मारने की बजाय गलती से नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है उसको अटैक करने की बजाय जब वो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर ही अटैक हो गया गलती से, ठीक है। उससे क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, पेन हो जाएगी, नंबनेस हो जाएगी, और फीट और हैंड में सबसे पहले ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है। अब ये जीबीएस जो है हमारा, ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन दोनों के केस में हो सकता है, ठीक है। कि बैक्टीरिया अगर बॉडी में गया तो भी इम्यून सिस्टम ऐसा रिस्पॉन्ड कर सकता है और वायरल इन्फेक्शन के केस में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जो हमारी प्लाज्मा थेरेपी जो आप देख रहे हो आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे हम दे रहे हैं, वो भी इसकी ट्रीटमेंट है। और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, ये एक ड्रग है, इसके थ्रू भी इसको पेशेंट्स को जीबीएस जो है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों चल रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे एस ए बोबडे जी, इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ थिंकिंग कि जितने इंडिविजुअल्स आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पटिशंस डालते हैं हम उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। बट क्या ये उतनी कंट्रोवर्शियल है जितनी हमारी मीडिया इसको बना रही है? क्या ये सच है कि एक मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है? क्या ये गलत है या सही है? इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, पहले तो ठीक है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। जो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, अगर वो कोई भी वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और अपने राइट्स को रीस्टोर करने के लिए आप गुहार लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने में, ठीक है। तो राइट टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट देता है ये आर्टिकल 32, ठीक है। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आप हमारे पास आने की बजाय आप सबसे पहले हाई कोर्ट पर जाओ, ठीक है। लोअर कोर्ट से आना शुरू करो, आप हाई कोर्ट से आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट पे आओ। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे मत आओ, सिटीजन्स को वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट के टाइम वेस्ट होता है या फिर उनके पास ऑलरेडी बहुत केसेस हैं। अगर कोई मुद्दा हाई कोर्ट के लेवल पर सॉल्व हो सकता है तो आप उसको हाई कोर्ट के लेवल पर ही सॉल्व करो, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स जो है वो आर्टिकल 226 के तहत इन केसेस को, जो आपके केसेस जिनमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं आपके, उन केसेस को आर्टिकल 226 के अंदर देख सकता है हमारा कोई भी इंडिया का हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आर्टिकल 32 है वो इटसेल्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो सिटीजन्स हैं वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है, आप उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हो कि आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आना चाहिए, जबकि वो आर्टिकल 32 तो हमारा फंडामेंटल राइट है। आप आर्टिकल 226 के अंडर आप जब हाई कोर्ट को में जाने को कह रहे हो आप हमको, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है वो शायद कुछ ऐसी अपील्स को खारिज भी कर सकता है, क्योंकि वो सिटीज़न का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो खैर वो तो आगे की बात है, वो देखा जाएगा कि हाई कोर्ट ऐसा करता है कि नहीं। बट लोग ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट खुद ही है, उसी को एक तरह से डिस्करेज करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल 32 के अंदर कौन कौन सी जो ये रिट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन कौन सी हैं? एक तो हैबियस कॉर्पस। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी को इलीगली पुलिस ने पकड़ लिया है या किसी को डिटेन कर लिया गया है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि अब मुझे इलीगली डिटेंशन किया गया है, मेरे ऊपर इलीगल डिटेंशन हुई है, या मेरी
रॉन्गफुल अरेस्ट हुई है, ठीक है। तो उस रिट को क्या कहेंगे हम, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट रिट है हमारी मैंडेमस, ठीक है। इसमें किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को या इवन कोर्ट को, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी जो ड्यूटी है वो निभाने के लिए कह सकता है, ठीक है। अगर किसी कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रहा है, समझ लीजिए गवर्नमेंट कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रही है, तो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी भी सर्विस को प्राप्त करने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके मैंडेमस की जो रिट है वो फाइल करके स्टेचुटरी ड्यूटी जो है गवर्नमेंट्स की उसको अदा करने के लिए ये रिट दाखिल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वो वारंटो। अब इसमें क्या है कि अगर समझ लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन इलीगल तरीके से कोई चेयर को या पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठ गया है, ठीक है। तो अगर आपको उसको हटाना है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं आपको पब्लिक ऑफिस जो है वो पॉलिटिशियन के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ। तो उस पॉलिटिशियन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट वॉयलेट हो रहा है। तो आप उसमें जाके उनको सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि किस हक से आप पब्लिक ऑफिस को आपने होल्ड किया है। अगर वो उसको नहीं बता पाया तो उसको पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन। इसमें जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को कोई भी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि कोई हाई कोर्ट की या फिर समझ लीजिए कोई भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अगर कोई जैसे एनजीटी है, अगर वो किसी के खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग्स कर रही है, तो वो इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके प्रोहिबिशन की रिट डाल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सक्सेसफुल होता है वो इंडिविजुअल, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन की जो वो ऑर्डर है वो पास करेगा और उसको एनजीटी या जो भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी अगर हाई कोर्ट भी हो सकता है वो, उसमें उन्हें कहेगा कि आप जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उसको स्टॉप करो, आप आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेट्योररी। अब इसमें क्या है कि कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्वाजी जुडिशियल बॉडी का ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का ऑर्डर है, उसको री एग्जामिन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। तो ये हमारी 5 रेट्स हैं, या आप पॉलिटी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये आप इसमें से पीडीएफ में से ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस भी दी गई हैं कि ओवर द टाइम क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको गारंटेड रेमेडी मिल रही है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 32 में, इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक और केस में इमरजेंसी के टाइम पे जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला जो 1976 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन के जो राइट है टू अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32, मतलब एक फंडामेंटल राइट ही जो है वो खत्म हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, या और एक इंडिविजुअल जज की, जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भी एक इंडिविजुअल जज हैं, उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल 32 के अंदर जितनी भी जो रेट्स हैं या जो जितने जो केसेस फाइल होंगे उसको वो एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं, या वो चाहते हैं कि ऐसे केसेस को डायरेक्टली हाई कोर्ट ही इसको एड्रेस कर ले, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल जज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला है, तो वो वेल विद इन हिज राइट हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि वो उनकी इंडिविजुअल डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रू रियांग एग्रीमेंट। अब ये रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ था। अब ये ब्रू कौन है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं स्टेट ऑफ त्रिपुरा के अंदर। इसके बारे में आप देख लेना, कल्चर रिलीजन क्या है इनका और ये कहाँ कहाँ पर और अवेलेबल है। मिज़ोरम, असम, मणिपुर, बांग्लादेश, ये हर जगह पे ये एथनिक ग्रुप अवेलेबल है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मिज़ोरम से एथनिक टेंशन्स जब हुई 1997 के आसपास, तो उस टाइम 30,000 जो ब्रू रियांग ट्राइबल्स थे वो मिज़ोरम से भागकर त्रिपुरा के रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे, ठीक है। तो मिज़ोरम में ये एथनिक टेंशन्स हो रही थी तो वहाँ से वो भाग गए, लेकिन वो 1997 से आज तक वहीं रह रहे थे। उनके पास क्योंकि वो त्रिपुरा में रह रहे थे तो उनके पास उनकी होम स्टेट के राइट्स नहीं थे, और
उनके पास अपने घर नहीं थे। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट साइन किया रिफ्यूजी क्राइसिस को एंड करने के लिए 2020 में जनवरी में, जिसको हम कहते हैं ब्रू रियांग एग्रीमेंट। अब ये साइन किस किस के बीच में हुआ है? यूनियन होम मिनिस्ट्री के बीच में, गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा के बीच में, गवर्नमेंट्स ऑफ मिजोरम के बीच में, और ब्रू रियांग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में 17 जनवरी 2020 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसकी कंडीशंस क्या है, इसमें क्या क्या एग्रीमेंट में साइन हुआ कि 34,000 ब्रू रिफ्यूजीज जो वहाँ से भागकर त्रिपुरा में सेटल हुए थे, उनको वहाँ पर परमानेंटली अब सेटल किया जाएगा। उनको जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ त्रिपुरा हैं वैसे सारे स्टेटस दिए जाएंगे, उनको कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाएंगे, कुछ एड दी जाएगी, और जितना त्रिपुरा गवर्नमेंट है उनको लैंड प्रोवाइड करेगी। उसके लिए बेसिकली जो सारा उसका खर्चा है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री उठाएगी, यूनियन गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना और एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना इस पीडीएफ में से। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।